हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ साइटिका के बारे में। जी आज हम बात करेंगे कि जो साइटिका की समस्या होती है उसमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि साइटिका क्या होती है, किस वजह से होती है और इसमें क्या लक्षण होते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। और आज हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब इसके उपचार के बारे में। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साइटिका का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले इसके कारणों को जानना जरूरी है कि किस वजह से साइटिका का दर्द हो रहा है। जब हम कारण जानेंगे तभी उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर व्यक्ति को इंजरी हुई है, अब इंजरी की वजह से उसके रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क है वो मान लीजिए इधर उधर खिसक गई है। अब हम क्या है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, डिस्क की प्रॉब्लम है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि किस वजह से साइटिका का दर्द हो रहा है, कौन सी ऐसी समस्या व्यक्ति को हुई है। जैसे अगर व्यक्ति को मान लीजिए हर्निएटेड डिस्क की समस्या है, या फिर स्पाइनल स्टोसिस की समस्या है, या फिर ट्यूमर की समस्या है, या किस तरह की ट्रॉमा या फिर इंजरी हुई है उसकी वजह से जो बोन है उनमें दिक्कत हो रही है, या फिर जो नर्व है उनमें किसी भी तरह का प्रेशर पड़ रहा है, मतलब जो भी कारण है पहले उसका पता लगाएंगे और उस कारण के आधार पे ही आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। नॉर्मली क्या है कि जैसे अगर व्यक्ति को दर्द स्टार्ट हो रहे हैं, अब जैसे दर्द व्यक्ति को होता है तो तुरंत वो डॉक्टर के पास नहीं चले जाता। ये ह्यूमन नेचर होता है कि कोई भी हमें समस्या होती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जब तक वो समस्या थोड़ा सा माइल्ड से मॉडरेट ना हो जाए। जब वो मॉडरेट हो जाती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर सर्दी जुकाम ही है या फिर बुखार ही है, बुखार में भी अगर आज बुखार आए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जब बुखार दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि अरे ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो पहले हम वेट करते हैं कि जो दर्द है वो अपने आप ठीक हो जाए। जब दर्द ठीक नहीं होता है तब फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर दर्द शुरू हो रहा है, कमर में आपको दर्द हो रहा है, कमर से लेके पैर तक अगर दर्द की समस्या हो रही है, तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना चाहिए अप्लाई आइस पैक्स और हॉट पैक्स। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आइस पैक अप्लाई करना चाहिए। आइस पैक का मतलब कि जो बर्फ होती है, बर्फ से हमको सिकाई करनी चाहिए। जो भी कमर का हिस्सा है जहाँ पे दर्द हो रहा है और जो पैर का हिस्सा है जहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ पे हमको प्रॉपर आइस पैक से सिकाई करनी चाहिए। और ये सिकाई कितने टाइम तक करनी चाहिए, ये हमको करनी चाहिए 3 टाइम इन अ डे। मतलब पूरे दिन में 3 बार ये करनी चाहिए और कम से कम 20 मिनट्स तक करनी चाहिए। 20 मिनट तक ये सिकाई करी जानी चाहिए और दिन भर में कम से कम 3 बार ये करना चाहिए। अब अगर दर्द से आराम हो गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दर्द से आराम नहीं हुआ तो उस दौरान हम क्या करेंगे, ये जो आइस पैक है और हार्ड पैक है दोनों का यूज करते हैं। फिर हम गर्म और ठंडा दोनों तरीके से सिकाई करते हैं, अल्टरनेट करते हैं। कि हम क्या करते हैं, आइस पैक के लिए तो हम नॉर्मली फ्रिज में आइस जमा लेते हैं, बर्फ जमा देते हैं और उसको किसी भी कपड़े में लपेट के जहाँ पे भी दर्द हो रहा है कमर में, पैर में, वहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन हॉट वाली अगर हम बात करें, गर्म सिकाई कैसे करेंगे उसकी बात करें, तो उसके लिए नॉर्मली हम एक पोटली बना सकते हैं। अब जैसे कोई कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा ले लें, साफ कपड़ा ले लें, उसमें आप बालू रख के या फिर ईंट रख के या फिर कपड़े की ही पोटली बना सकते हैं। और उसको गर्म करने के लिए आप किसी भी पैन या फिर तवे का यूज कर सकते हैं। तवा को गैस पे रख सकते हैं, इससे तवा गर्म हो जाएगा। और उसके बाद जो पोटली आपने बनाई हुई है उसको आप तवा पे रख के गर्म करिए। उसके बाद जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग जो पोटली है उसके टेम्परेचर को यहाँ पे टच करके देखिए कि जो पोटली का टेम्परेचर है वो कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं है, आपकी स्किन जो है वो उसको बर्दाश्त कर ले रही है उसके टेम्परेचर को या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हार्ड एप्लीकेशन हम दे रहे हैं और पोटली बहुत ज़्यादा गर्म है और डायरेक्ट हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया उस जगह पे, तो वहाँ की जो स्किन होगी वो बर्न हो जाएगी। तो जिस समस्या को कम करने के लिए हम ये ट्रीटमेंट दे रहे थे वो समस्या तो वैसे की वैसी ही रहेगी, उसके अलावा दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अप्लाई करने से पहले, हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले ये जरूर देख लें कि जो उसका टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को, उस तापमान को, उस गर्म पोटली को आपका जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है वो बर्दाश्त कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, कहीं ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं है। तो इसके लिए पोटली आप गर्म करिए, यहाँ पे अपने स्किन पे टच करिए, अगर ठीक है तो फिर कमर के पास या पैर का जो हिस्सा है जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे उसे सिकाई करिए। ये सिकाई हमको कितनी बार करनी है, 20 मिनट तक करनी है और दिन में 3 बार करनी है। पहले बर्फ से सिकाई करिए, फिर गर्म पोटली से सिकाई करिए, उसके बाद फिर बर्फ से सिकाई करिए, फिर गर्म जो आपका पोटली है उससे सिकाई करिए। तो इस तरह से कंटिन्यू सिकाई करनी है, पहले बर्फ से और फिर उसके बाद गर्म से।
अगर इससे आराम मिल जाता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके अलावा आप कुछ मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, कुछ पेन किलर भी ले सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दर्द हल्का फुल्का रहता है तो ये जो घरेलू नुस्खा है इससे ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी दर्द ज़्यादा रहता है जहाँ पे हमको पेन किलर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप सेकेंड मेडिसिन भी ले सकते हैं, सेकेंड मेडिसिन। तो पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए, जो दर्द है और सूजन है उसको कम करने के लिए हम कुछ मेडिसिन लेते हैं। तो ये जो मेडिसिन होती हैं ये एनएसएड्स ग्रुप की होती हैं। किस ग्रुप की होती हैं? एनएसएड्स ग्रुप की होती हैं, जिसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। तो ये जो मेडिसिन होती हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप एस्प्रिन ले सकते हैं, या फिर आइब्रूफेन ले सकते हैं, या फिर नेप्रोक्सेन ले सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन होती हैं एनएसएड ग्रुप की जिनको आप ले सकते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है कि ये दर्द और सूजन को कम करती हैं जहाँ पे भी दर्द और सूजन होती है। यहाँ पे जो एस्प्रिन होती है इसको लेते समय खास सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इसको ले रहा है, अधिक अमाउंट में ले रहा है, या फिर मान लीजिए इससे उसको एलर्जी है, तो उस दौरान जो इंटेस्टाइन होती है या फिर जो स्टमक होता है वहाँ पे अल्सर हो सकते हैं या फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो दवाओं को लेते समय डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वैसे नॉर्मली आप एसिटामिनोफेन का यूज कर सकते हैं, एसिटामिनोफेन का यूज कर सकते हैं। ये जो दवा होती है इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं इन दवाओं की अपेक्षा, इसलिए आप एसिटामिनोफेन ले सकते हैं। ये भी दर्द और सूजन को कम करने में बहुत हेल्प करती है। तो आपको अगर दर्द ज्यादा है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा नेक्स्ट इसमें थर्ड हम दे सकते हैं फिजिकल थेरेपी। अब फिजिकल थेरेपी में क्या देंगे? इसमें होता है एक्सरसाइज एंड मूवमेंट्स। कुछ एक्सरसाइज होते हैं जो साइटिका के दौरान व्यक्ति से कराए जाते हैं। इसकी वजह से जो मसल्स होती हैं, मसल्स में जो स्ट्रेचिंग हो जाती है, फिर जो स्टिफनेस हो जाती है वो कम होती है, और स्टिफनेस कम होने की वजह से मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और इस वजह से व्यक्ति को आराम मिलता है। तो इसमें जो एक्सरसाइज होते हैं, साइटिका में जो एक्सरसाइज होते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट करवाते हैं। जिस व्यक्ति को जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से ये एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, क्योंकि जो इसकी सिवियरिटी होती है, साइटिका की जो सिवियरिटी होती है उसके आधार पर ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि हल्की फुल्की दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे जो एक्सरसाइज होंगे वो नॉर्मली होंगे, मसल्स को स्ट्रेच करने वाले होंगे। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उसकी जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई हैं, तो उस दौरान जो एक्सरसाइज होंगे उनकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी या फिर उनका जो करने का तरीका होगा वो सभी चेंज होगा। तो ये आपको जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मूवमेंट। तो मूवमेंट में हम व्यक्ति को बता सकते हैं कि डेली रूटीन वाले जो भी वर्क होते हैं उनको वो करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर कमर दर्द या फिर पैर दर्द की दिक्कत होती है तो वो अधिक समय आराम करने में ही बिता देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे कमर दर्द की समस्या है, बैक पेन की समस्या है, इसलिए मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये गलत बात है। अगर ऐसी समस्या आपको हो रही है तो आप कोशिश करिए कि अधिक से अधिक चलने की कोशिश करिए, अधिक से अधिक जो डेली रूटीन वाले वर्क है उनको करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा वॉकिंग करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि जो मसल्स होती हैं वो स्टिफ नहीं होंगी, उसमें जो जकड़न होती है वो नहीं होगी, और वो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उनकी जो टोन है वो सही रहेगी, जिसकी वजह से आपको जो दर्द है वो काफी हद तक कम रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इसके बाद जो उसका कारण है उसके हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें हम एरोबिक एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है? उसमें हम व्यक्ति को बता सकते हैं कि वो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करे या फिर जो स्विमिंग होती है उसको करे। ये सभी एरोबिक एक्सरसाइज होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम क्या कर सकते हैं? फोर्थ, हम व्यक्ति को स्पाइनल इंजेक्शन दे सकते हैं। स्पाइनल इंजेक्शन मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टेब्रा होती है, वहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन हम तब देते हैं जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है। साइटिका का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो उस दौरान फिर स्पाइनल में इंजेक्शन दिया जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दिया जाता है। ये जो इंजेक्शन होते हैं ये कार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, ये कार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं जो
दर्द को और सूजन को कम करने का काम करते हैं। ये जो दर्द होते हैं इनसे व्यक्ति को आराम तो मिलता है, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए मिलता है। इसमें जैसे ही व्यक्ति को हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको तुरंत आराम होना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी इसका असर खत्म भी हो जाता है। और जिस एरिया में इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पे जो व्यक्ति होगा मे भी उसको जलन जैसी समस्या हो सकती है, चुभन वाला दर्द हो सकता है, या फिर उसको वहाँ पे दबाव जैसा भी महसूस हो सकता है। तो कोशिश करिए कि जो स्पाइनल इंजेक्शन है इससे बचा जा सके, क्योंकि स्पाइनल इंजेक्शन देने के बाद जो बैक पेन की समस्या होती है वो घटती नहीं है बल्कि ये बढ़ती ही है। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि जो स्पाइनल इंजेक्शन होते हैं उनकी वजह से थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको बैक पेन की समस्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम पेशेंट को 5th पॉइंट में ट्रीट कर सकते हैं अल्टरनेटिव थेरेपी के द्वारा। अल्टरनेटिव थेरेपी के द्वारा तो अल्टरनेटिव थेरेपी क्या होती है? अल्टरनेटिव थेरेपी ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। किसी भी तरह के दर्द को ट्रीट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए अल्टरनेटिव थेरेपी का यूज किया जा रहा है। तो अल्टरनेटिव थेरेपी आखिर है क्या? तो इसमें आता है योगा एंड एक्यूपंक्चर एंड मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी इन सब के द्वारा जो भी साइटिका का दर्द होता है या फिर अदर किसी भी तरह का दर्द है उसको मैनेज किया जाता है। तो योगा के बारे में तो सभी लोग जान रहे हैं, आजकल योगा का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये साइटिका कौन सी बड़ी चीज़ है, इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सही पैटर्न है वो हमको पता होना चाहिए। तो सही पैटर्न कैसे पता चलेगा? जो भी ट्रेंड व्यक्ति होते हैं, जो योग चिकित्सक होते हैं, उनको इसके बारे में पूरी जानकारी रहती है। उनको पता होता है कि किस दर्द में कौन सा योग किया जाता है। तो अगर आपको साइटिका की दिक्कत है तो आप किसी कुशल योग चिकित्सक से मिलिए, वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा योग करना है। नेक्स्ट अगर हम एक्यूपंक्चर की बात करें तो एक्यूपंक्चर भी उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, जो इसकी ट्रेनिंग लिए होते हैं। आम आदमी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने एक्यूपंक्चर के बारे में नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट इसमें क्या है? मसाज थेरेपी। तो मसाज थेरेपी के द्वारा भी जो दर्द होता है या फिर जो स्वेलिंग होती है उसको रिलीव किया जाता है। नॉर्मली इसको तो हम वैसे भी करते हैं, अगर कहीं पे चोट लग गई है, दर्द हो रहा है तो हम थोड़ा सा तेल गरम करते हैं और उसके बाद उस एरिया पे अप्लाई करते हैं, मसाज करते हैं, थोड़ी देर बाद हमको वहाँ से आराम मिल जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मसाज करने की वजह से जो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है और इस वजह से हमको आराम मिल जाता है। तो मसाज थेरेपी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है दर्द को कम करने में। नेक्स्ट जो अल्टरनेटिव थेरेपी होती है इसमें एक और मेथड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं बायोफीड बैक। अब ये बायोफीडबैक क्या होता है? तो बायोफीडबैक एक तरह की थेरेपी होती है जिसको हम कहते हैं माइंड बॉडी थेरेपी। मतलब इसमें जो मन होता है और शरीर होती है, इन दोनों के द्वारा चिकित्सा की जाती है, इन दोनों का समन्वय बना के चिकित्सा की जाती है। तो ये चिकित्सा कौन करता है? ये चिकित्सा जो कुशल ट्रेनर होते हैं या फिर जो प्रैक्टिशनर होते हैं वही करते हैं। इसके बारे में सबको पता नहीं होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है किसी भी तरह के दर्द को मैनेज करने के लिए। हालांकि इससे साइटिका की जो समस्या है वो खत्म नहीं होगी, लेकिन जो दर्द है उससे जरूर आराम मिलेगा। तो इसमें हम करते क्या है? हम नहीं, जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो करते हैं। तो वो करते क्या है? इसमें वो कुछ इक्विपमेंट का और कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसमें सेंसर लगे होते हैं और उसके द्वारा वो जानते हैं कि जो व्यक्ति को दर्द हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है और उसके अनुसार फिर वो व्यक्ति के शरीर के जो कार्य होते हैं या फिर जो उनके कार्य करने की गतिविधियां होती हैं उनको देखते हैं। जैसे व्यक्ति के चलने का तरीका, उसके उठने का तरीका, बैठने का तरीका, इन सबको वो मेजर करते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि व्यक्ति को किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से खड़े होना चाहिए। जैसे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मॉनिटर कर रहे हैं, जो सेंसर है, इक्विपमेंट है, उसको आपकी बॉडी में लगा के ये पता कर रहे हैं पहले कि अगर आप खड़े हो रहे हैं तो कौन सी मसल्स है जिसमें खिंचाव आ रहा है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, या फिर जब आप चल रहे हैं
तो कौन सी ऐसी मसल्स है या फिर कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें प्रेशर पड़ने की वजह से आपको दर्द हो रहा है। तो वो इक्विपमेंट के द्वारा, उस सेंसर के द्वारा उनको पता चल गया। अब उसके बाद वो सही तरीका बताएंगे कि आप किस तरह से चलिए, किस तरह से खड़े होइए, किस तरह से बैठिए, जिसकी वजह से जो आपकी मसल्स में खिंचाव आ रहा है वो ना हो, जो भी नर्व पे प्रेशर पड़ रहा है वो ना हो, जिसकी वजह से आपको दर्द में आराम मिलेगा। क्योंकि जब प्रेशर नहीं पड़ेगा, खिंचाव नहीं होगा, तो आराम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी एक थेरेपी होती है जिसका यूज किया जाता है, लेकिन इसके प्रैक्टिशनर बहुत कम है। नेक्स्ट इसमें 6 एंड लास्ट पॉइंट है सर्जरी। तो अगर हम सर्जरी की बात करें तो सर्जरी हम किसी भी व्यक्ति को रिकमेंड नहीं करते हैं अगर उसको साइटिका की दिक्कत होती है तो उस दौरान, जब तक कि ये जो समस्या है वो गंभीर ना हो। पहले हमको ये देखना पड़ता है कि जो साइटिका की दिक्कत है ये कितनी ज़्यादा सीवियर है। सीवियरिटी के आधार पे ही फिर जो सर्जरी होती है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, अदरवाइज सर्जरी को रिकमेंड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जितने भी मेथड हैं इसके थ्रू जो साइटिका है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर लगातार ये सारे मेथड हमने 1 साल तक अप्लाई किए, उसके बाद भी जो साइटिका का दर्द है उसमें आराम नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम सर्जरी के लिए बोलते हैं। लेकिन उसमें भी ध्यान रखा जाता है कि जो व्यक्ति है, अगर मान लीजिए वो अपने दैनिक कार्य कर ले रहा है और उसको दर्द बना हुआ है लेकिन फिर भी वो चल ले रहा है, फिर ले रहा है, जो दैनिक कार्य है उसके वो कर ले रहा है, तो फिर वहाँ हम सर्जरी के लिए उसको नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर उसके जो डेली रूटीन वाले वर्क हैं, चलने फिरने वाली जो प्रक्रिया है वो भी बाधित हो रही है, तो फिर हम उसको सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए जो व्यक्ति का ब्लैडर मूवमेंट है या फिर जो बाउल मूवमेंट है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तब हम सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज सर्जरी के लिए नहीं बोलते। क्योंकि ये क्या होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो सर्जरी होती है ये 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है माइक्रो डिसेक्टोमी। माइक्रो डिसेक्टोमी, तो इसमें क्या होता है कि जो हर्निएटेड पार्ट होता है उसको निकाल दिया जाता है। जैसे जब हमने इसका कारण पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था हर्निएटेड डिस्क के बारे में। तो उसमें क्या था कि ये डिस्क थी। अब डिस्क में ये जो शाफ्ट वाला एरिया होता है ये क्या होता है, ये एक तरह से यहाँ बल्ज कर जाता है, ये ऐसे उभर जाता है और यहीं से निकली होती है नर्व, यहाँ से नर्व निकली होती है। तो अब जब ये यहाँ से बच करके ऐसे उभर के बाहर आ जा रहा है, अपने स्थान से ये बाहर आ जा रहा है, तो इसका जो प्रेशर है वो किस पे पड़ रहा है, नर्व पे पड़ रहा है। और ये कौन सी नर्व है, ये सियाटिक नर्व है। तो सियाटिक नर्व पे जब प्रेशर पड़ता है तभी साइटिका की समस्या होती है, साइटिका की दिक्कत होती है, क्योंकि जो नर्व होती है उनपे दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। तो जब माइक्रो डिस्ट्रक्टोमी होता है तो उस दौरान जो ये हर्निएटेड एरिया होता है, ये पार्ट होता है, इसको कट करके निकाल दिया जाता है जिससे नर्व के ऊपर प्रेशर ना पड़े। जब नर्व के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है तो जो व्यक्ति होता है उसको दर्द में भी आराम मिल जाता है। तो पहले ये पता लगाया जाता है कि जो साइटिका की दिक्कत हो रही है वो किस वजह से हो रही है। ऐसा नहीं है कि बस हमने तुरंत सर्जरी की और सर्जरी में हमने जो ये पार्ट है इसको कट करके निकाल दिया, ऐसा नहीं है। पहले पता करते हैं, इसका कारण देखते हैं और इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं, जिसकी वजह से जो स्पाइनल है उसके स्ट्रक्चर को जाना जा सके कि कहाँ से क्या समस्या हो रही है। तो पहले हम एक्सरे करवा लेते हैं या फिर हम MRI करवा सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति होता है उसका हम माइलोग्राम करवा लेते हैं या फिर इलेक्ट्रोमोग्राफी करवा लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसे डायग्नोस करने की मेथड होते हैं जिसके थ्रू पहले हम पता करते हैं कि जो स्पाइनल है, वर्टेब्रा है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें क्या समस्या हुई है। अब अगर हर्निएटेड डिस्क की समस्या है तब हम ये वाली सर्जरी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट इसमें सर्जरी होती है उसको बोलते हैं लैमिनेक्टोमी। लैमिनेक्टोमी, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो लेमिना वाला पार्ट होता है इसको कट करके हटा दिया जाता है। लेमिना वाला पार्ट कहाँ पे होता है, तो ये क्या है, ये डिस्क है। अब यहाँ से नर्व ऐसे निकली हुई है, ये नर्व निकली हुई है और यहाँ पे ही जो वर्टेब्रा होती है, ये वर्टेब्रा होती है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है। तो ये जो पार्ट होता है इसी को बोलते हैं लेमिनो। तो इसी पार्ट को कट करके हटा दिया जाता है अगर जो नर्व होती है उस पे, इस एरिया पे प्रेशर पड़ रहा है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है और रीढ़ की हड्डी का जो ये वाला पार्ट है, अगर इसकी वजह से दबाव पड़ रहा है स्पाइनल कॉर्ड पे और स्पाइनल कॉर्ड की वजह से दबाव पड़ रहा है जो नर्व है उस पे, या फिर ये जो बोन है इसकी वजह से डायरेक्ट दबाव पड़ रहा है नर्व से, या फिर फ्रिक्शन की वजह से, घिसाव की वजह से जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है और फिर
फिर इसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है जो नर्व है उस पर, तो इन सब में क्या होता है कि इस वाले पार्ट को कट करके हटा देते हैं, जिससे जो नर्व पे प्रेशर पड़ रहा है वो कम हो जाए। जब नर्व पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो फिर जो दर्द होगा उसमें व्यक्ति को आराम मिल जाएगा। तो ये जो सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, इसमें अधिकतम 1 से 2 घंटे का समय लगता है। ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है और इससे बहुत जल्दी व्यक्ति को आराम भी मिल जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो साइटिका है उससे कैसे बचा जा सकता है, अगर हम पहले ही इसका प्रिवेंशन कर लें कि ये भविष्य में फ्यूचर में हमको हो ही ना, तो ये तो और भी बेहतर है। ये जितने भी यहाँ पे हमको ट्रीटमेंट लेने पड़ रहे हैं इससे हम बच जाएंगे, प्लस जो साइटिका का दर्द है उससे भी हम बच जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम साइटिका से बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।